नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों से फरमाइश यानी हमारे दर्शकों के बहुत सारे दर्शकों की फरमाइशें आ रही थी कि महाराष्ट्र में जो एजुकेशन यानी शिक्षा की व्यवस्था है, उस पर कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। काफ़ी सारे लोगों पर अन्याय हो रहा है, विद्यार्थी हो, उनके पालक हो, सब लोग जो हैं ये प्राइवेट एजुकेशन कॉलेजेस और स्कूल्स के चक्कर में पिस रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स की प्राइवेट जो शालाएँ हैं, स्कूल हैं, उनकी फ़ीस बार-बार बढ़ाई जा रही थी। ये पैंडेमिक का, कोरोना का लॉकडाउन होते हुए सबकी इनकम जो है, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, बच्चों की फ़ीस कहाँ से देंगे? और कई लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, वो कहाँ से दे पाएँगे? और ये फ़ीस कम करने के बजाय ये प्राइवेट स्कूल्स बढ़ाते ही जा रहे थे। तो इस विषय पर ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय का महाराष्ट्र के 80 से 90% घरों का संबंध है, क्योंकि लगभग 80 या 90% घर ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर कि बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का सवाल है और उनके भविष्य का सवाल है, यानी भारत के भविष्य का सवाल है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको पूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि कल यानी 14 जुलाई 2021 महाराष्ट्र सरकार यानी एमबीए के कैबिनेट की बैठक हुई और वहाँ पर एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र था, उल्लेख था। ये मई 2021 के मई में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है, जो कि राजस्थान के विषय में था। वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये फीस बढ़ाई जा रही थी, ऐसे कुछ था। विषय में उन्होंने आदेश दिया था कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो 15% यानी 15% कम की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, वो एक बार आदेश जारी होने के बाद वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। इस तरह की सिस्टम हमारी है, क्योंकि जो चीज़ योग्य एक प्रांत या एक प्रदेश या एक राज्य में है, अगर वही विषय और उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस दूसरे राज्यों में भी है तो उसे वहाँ लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की परंपरा और प्रथा है और ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि उनका ये कहा था उसके अंदर, आदेश के अंदर, और उनके जो ग्राउंड्स थे वो ये थे, जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके जो फैसिलिटीज़ अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसका खर्चा, यानी जैसे मान लीजिए क्लासरूम की बिजली हुई या वहाँ पर पैसेज लॉबी की बिजली हुई, अब वो तो यूज़ नहीं हो रही, ये सब जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है, ये सब का जो खर्चा स्कूल को नहीं देना पड़ रहा है, उन्होंने विद्यार्थियों या विद्यार्थियों के पेरेंट्स से यानी पालकों से क्यों वसूल करने हैं, माँ बाप से? तो इस वजह से 15% कटौती प्राइवेट स्कूल के फीस में करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। इस तरह का डायरेक्टिव आने के बाद में महाराष्ट्र में एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस बना और वो कल के कैबिनेट के बैठक में, मीटिंग में पेश हुआ। अब आप ये ध्यान दीजिए कि एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उसमें कौन है? तो ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, जिनको कि वो अलग बात है कि वो बाला साहब के बाद वो शिवसेना के प्रमुख हैं, लेकिन ये बाकी दो जो पार्टियां हैं, उन्हें मालूम है कि सबको, जनता को और उद्धव जी को कैसे गुमराह करना है। उन्होंने बराबर से गुमराह किया। उन्होंने कहा ये जो ऑर्डिनेंस है, ये अगर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं टिक पाया तो अब इसका कोर्ट ऑफ लॉ से कोई संबंध ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, उसके बाद उसको चैलेंज कोई लोअर कोर्ट में नहीं हो सकता, किसी हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। और उस आधार पर निकाला गया अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, कैसे, कहाँ पर चैलेंज हो सकेगा? तो उन्होंने ये उद्धव जी को गुमराह करके ये कहा कि ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में टिक पाएगा या नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि इसे लीगल ओपिनियन के लिए भेजा जाना चाहिए। इसकी जानकारी आज के वर्तमान पत्रों में भी आ चुकी है। अब मजे की बात आपको ये बताएं कि ऐसा कौन सा वकील है जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? इस पर तो वैसे उस समय कल महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश तो ये दे दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ये सभी प्राइवेट स्कूल्स को भेजी जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया और इसे अमल में लाने को, इम्प्लीमेंट करने को कहा जाए। लेकिन ये तो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये कोई लॉ नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र का एजुकेशन का लॉ है
उस हिसाब से जो ऑर्डिनेंस निकल रहा था उसे तो इन लोगों ने रोक दिया। क्यों रोका, इसकी राज की आपको बात बताऊं। क्योंकि ये कांग्रेस और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी के जो नेता है ये खुद अपने आप में संस्थानिक है। इनके तो ये शुगर लॉबी और ये शुगर मिल्स तो है ही है। इनके कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके की कॉलेज और स्कूल चलते हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं। अब ये कैसे चाहेंगे कि इनके स्कूल को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, वो रोक दिया जाए। तो उन्होंने इस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गुमराह किया। अभी यहां पर देखने वाली बात यह है कि ना ऐसा कोई बड़ा वकील है जो इसके ऊपर कहेगा कि हाँ हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। अरे कैसे चैलेंज होगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है ऐसे किसी भी अपील या ऐसे किसी भी केस को चलाने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए किसी हाईकोर्ट के पास भारत में अधिकार नहीं है। ये हो गया एक मसला। और दूसरा, कोई वकील अगर इस तरह की कोई बात कहता है या तो उसने पैसे खाए होंगे या तो वो वकील नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा, बड़ा बेवकूफ़ होगा कोई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक आदेश, ये संवैधानिक वैल्यू रखता है, एक स्टेटस रखता है संविधान। और इसको यहाँ के कायदे में इम्प्लीमेंट करना और उसे अमेलगमेट करके इम्प्लीमेंट करना कायदे के अंदर, ये राज्य सरकारों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बंधनकारक भी है। लेकिन इस तरह से ये मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं ये संस्थानिक लोग अपने अपने फायदे के लिए। क्योंकि इनके और इनके जितने मित्र राजनीतिक दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उनके फायदे के लिए उन्होंने ये किया और गाड़ी को जो है डिरेल कर दिया, यानी पटरी से उतार दिया। यानी कायदा और सुव्यवस्था जिसे कहते हैं वो कहाँ रह गया। कहाँ है कायदे का राज, कहाँ है संविधान का राज। आज ये सवाल एक आम नागरिक के सामने, एक आम आदमी के सामने, एक आम इंसान के सामने खड़ा है। अब देखिए, ये सब बातें, ये ऑब्जेक्शन लेना, ये सब काम किसका था? ये विरोधी पक्ष का था। विरोधी पक्ष के नेता कौन है वहां पर? विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं। क्यों उनका वक्तव्य नहीं आया? अब उनके जो नेता हैं दूसरे, वो बाहर से लाए हुए, जिनको विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद का बना दिया, प्रवीण दरेकर, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ओबीसी पर, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मराठा पर। अब ये कांग्रेस ये वहां पर रैली निकाल रही है महंगाई के विरोध में। गवर्नर राजभवन तक साइकिल लेकर जा रहे हैं वहां के जो कांग्रेस के जो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले, ये पेट्रोल का विषय निकाल रहे हैं, महंगाई का विषय निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं संस्थानिक? ये खुद नहीं बताएंगे कि हम किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। तो यहां पर इस तरह का जो बखेड़ा चल रहा है उसमें ये कर्तव्य था भारतीय जनता पार्टी के जो वहां विरोधी पक्ष नेता है, प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, इनका ये तो तैयारी में लगे हैं दूल्हा बनने के। यानी कब ये सरकार गिरे और कब मैं शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाऊं, बस इतनी ही चिंता है उनको। वहां के लोग, वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता, वहां के जो मतदाता, वो कोई नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। नहीं, लेकिन इन्हें कहाँ पड़ी है उसकी? इन्हें तो बस मुख्यमंत्री बनने से मतलब है और कोई दिमाग में ख्याल नहीं है। और ये संभाषण करेंगे तो किस विषय पर? ओबीसी और मराठा पर। इनका क्या संबंध है उससे? जिस चीज 80% लोगों, 80% जो महाराष्ट्र की आबादी है, 80% जो घर है वहां पर पूरे महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, बाहर के प्रांतों से, विदेशों से लोग आते हैं पुणे में पढ़ने के लिए। अब पुणे एक ऐसी नगरी हो गई है जहां पर शिक्षा के लिए लोग बाहर से आते हैं, बाहर के देशों से भी आते हैं। महाराष्ट्र के तो छोड़िए, भारत के हर कोने से आते हैं, वो चीज एक अलग है। लेकिन इसके बावजूद पुणे जैसी विद्यानगरी होते हुए महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष का ये हाल है। हाँ, विरोधी पक्ष में एक वहां पर महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव है दिव्या ढोले। आज सुबह हमने उनका ट्वीट देखा कि उन्होंने सरकार से कहा है कि ऑर्डिनेंस का जो लीगल ओपिनियन जो आप लेना चाहते हैं वो तुरंत ले लें, और सामान्य इंसान के भविष्य का सवाल है तो आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और ये ऑर्डिनेंस को अमल में लाएं जल्द से जल्द। तो इस तरह के पढ़े लिखे लोग, ये लोग नहीं लेते। SC, ST, OBC, ये 5 या 7 तक के लोग भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारिणी में या पदाधिकारियों में कुल मिलाकर। सिंधियों को तो बिल्कुल दरकिनार करके रखा है। तो सिंधी नहीं मिलेंगे आपको उनके इस महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारिणी में या पदाधिकारियों में। एक थे लदाराम नागवानी, जिनको कि प्रोटोकॉल का सचिव बनाया हुआ था, उन्हें भी साइडलाइन करके रखा है। ये हाल है। जो इनके मतदाता हैं उन्हें ये दरकिनार करके रखते हैं देवेंद्र फडणवीस। आज ये समय आ चुका है कि जो ओरिजिनल लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं वो जमीन पर उतरें और वो निर्णय लें और वो काम करें। देवेंद्र फडणवीस के जो सुझाव हैं या जो आदेश हैं वो पालने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल,
उन्होंने जरूरत है कि सब ओरिजिनल लोगों को साथ में लेकर के वहां काम करने की। और ये कौन देवेंद्र और क्या देवेंद्र और ये बाहर से आए हुए, उनका क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी से? क्या उन्होंने खून बहाया या पैसा पसीना बहाया? उन्होंने जिन्होंने बहाया उनका तो कहीं पता नहीं, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। क्या इस तरह से चलेगी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में? तो जहां पर महाराष्ट्र के आम जनता का सवाल है, 80% घरानों का सवाल है, 80% घरों का सवाल है। ये जो घरानेशाही चल रही है, जो संस्थानिक बन के बैठे हैं वहां पर, स्कूल और इंस्टीट्यूशन सब कॉलेज के और ये सब खोल के बैठे हैं, ये तो सिर्फ अपना लाभ देख रहे हैं। आज समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उतरना है, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठानी है। वहां पर दिव्या ढोले जैसे महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जिनको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, जिन्होंने किसी विषय पर पीएचडी की हो, जिन्होंने लॉ किया हो, और जिन्हें समाज के प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करना आता हो। ये नहीं कि कोई शॉर्टकट से आया, प्रवक्ता बना और फिर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बना और समय मिलते ही, यानी विरोधी पक्ष नेता जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था उसे दरकिनार करके खुद मुख्यमंत्री बन जाना। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए पार्टी से, या उन्हें भेज देना चाहिए जहां से वो आए थे, औरंगाबाद से आए हो या नागपुर से आए हो, जहां से भी। वहां पर नेता चाहिए पंकजा मुंडे जैसे, प्रीतम मुंडे जैसे, पूनम महाजन जैसे, न कि ये दकियानुसी नेता जो खाली खुद का सोचते हैं, मौके का फायदा उठाने का। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी वहां के महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करें, अपना ईमेल वहां पर भेजें। इंटरनेट पर उनकी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। चंद्रकांत दादा पाटिल को भेजें, केंद्र में अमित शाह को भेजें, नरेंद्र मोदी को भेजें, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं, यही सब सही नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा। इन्हें आप ईमेल करें कि महाराष्ट्र का ये हाल है, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आप यहाँ के जो महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी है, जो पदाधिकारी है, उनको चेंज कीजिए, वहां पर सही लोग लाइए, सक्षम लोग लाइए। हर समाज का, हर तबके का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, वरना वो विरोधी पक्ष में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने, जो लोग बैठे हैं शांति से, उन लोगों ने अपने अपने घर जाकर के चुपचाप सो जाना चाहिए। ऐसे इंसान को विरोधी पक्ष नेता बनाया है, तो आज मुझे लगता है कि जनता के जो रिएक्शन हमें मिले हैं इस विषय पर, तो उससे ऐसा लगता है कि अगर ये पूरी की पूरी जानकारी दिल्ली तक गई, वो लोग भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि किस तरह के बेवकूफ़ लोगों को विरोधी पक्ष नेता बनाया जाता है, कहाँ पर, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक की पल्स क्या है, वहाँ की जनता की पल्स क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना उससे लेना देना रखना है, खाली खुद का स्वार्थ देखना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं उन्हें जागृत कीजिए, उन्हें उठाइए और उन्हें कहिए कि ये सब रहने दीजिए, राजनीति अपनी जगह पर है, जनता के साथ इंसाफ ये बहुत जरूरी है। इसके सिवा किसी राजनीतिक पक्ष का, पार्टी का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये हकीकत जब तक उन्हें वहां समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। केंद्र के सभी नेताओं को आप ईमेल भेजिए और उन्हें जागृत कीजिए, ताकि अच्छा कोई बदलाव आए और जनता के हक के लिए लड़ने वाला कोई अच्छा नेता वहां नियुक्त किया जाए और उनकी एक अच्छी टीम बनाई जाए वहां पर, ताकि जनता के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, वहां के प्रॉब्लम्स हल किए जा सके और वहां की जनता जो है, जो ये सरकार में बैठे हुए गलत लोग हैं, वो दिशा भूल नहीं कर सके, गुमराह नहीं कर सके। आप सभी ने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे इन वीडियोस की और सही सही जानकारी की सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आपको सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर आपके सभी जो मित्र हैं, परिवार हैं या आपके कलीग्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।